हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ही एडू स्पॉट पर। मैं आशीष कुलहरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपके सामने एक नए सेशन लेके आया हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है। इस सेशन के अंदर हम अलग अलग जो इसके फेजेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में ही इसके एमसीक्यू जो है, जो प्रोबेबली जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो एमसीक्यू भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। परंतु सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने ईओआरओ के लिए स्पेशली पार्ट बी का जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से हम कवर कर चुके हैं। और हमारा जो योजनाओं का जो पोर्शन है उसके अंदर हमने दो योजनाएं पहले डिस्कस कर ली हैं, इंदिरा रसोई योजना और स्वच्छ भारत मिशन शहरी या अर्बन जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल्ड तरीके से। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर बनाई हुई हैं, चाहे वो नियम से संबंधित है, चाहे वो नगर पालिका एक्ट से संबंधित है, या फिर जो हमारे योजनाओं का सेशन चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। ये जितना भी कंटेंट है आपको हमारी बुक है उस बुक के अंदर मिल जाएगा। बुक का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये जो क्लास की जितनी भी अभी तक क्लासेज हुई हैं, चाहे वो एक्ट की हैं चाहे वो नियम की हैं, तो वो जो पीपीटी है या फिर स्लाइड जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्लाइड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो जो भी टेलीग्राम में जाके, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप AK_EDU स्पोर्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, परंतु उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या हिस्ट्री रही जिसके आधार पर इसको जारी किया गया, क्या क्या आवश्यकता रही। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यह जो योजना है, यह इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना के बिहाफ पे उसी को कुछ मॉडर्न रूप देते हुए उसमें कुछ सुधार करते हुए यह लॉन्च की गई थी। अब इंदिरा आवास योजना का भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1985 के अंदर तात्कालिक जो भी उस समय इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको लॉन्च किया था इंदिरा आवास योजना। इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि जो भी ऐसे लोग, जरूरतमंद लोग जिनके पास में रहने का पक्का मकान नहीं है, खुद का पक्का मकान नहीं है, वे लोग क्या कर सकते हैं, इस आवास योजना के तहत, इंदिरा आवास योजना के तहत क्या करेंगे, अपना खुद का पक्का मकान लेंगे। ठीक है। परंतु इतनी ज्यादा इफेक्टिव यह योजना रही नहीं। तो जैसे ही 2014 के चुनाव हुए, अमूमन आप देखोगे कि 2014 के बाद में चाहे वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है, ये योजनाएं उसके बाद में ही ज्यादा रिलीज हुई है। ठीक है। तो 2014 के बाद में क्या हुआ, जैसे ही एनडीए सरकार आई, आते ही उन्होंने क्या किया कि ये जो योजनाएं हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, मकान के लिए है, सफाई के लिए, ये जितनी भी योजनाएं उन्होंने लॉन्च करनी स्टार्ट की। तो इन्होंने क्या किया कि इंदिरा आवास योजना के अंदर जो जो कमियां थी, जिन कारण ये इतना इफेक्टिव नहीं थी, उन कारणों का अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया कि 25 जून 2015 को संपूर्ण भारत के अंदर इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के अंदर लागू की। ठीक है। अब इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा सकता है, जिस प्रकार हमने इंदिरा रसोई का हमने डिस्कस किया था कि कोई भूखा ना सोए, वो उसकी टैगलाइन बोल सकते हो या फिर आदर्श वाक्य बोल सकते हो। ठीक है। तो यह जो आदर्श वाक्य इसका क्या है, सभी के लिए आवास। ठीक है। सभी के लिए मकान बोल सकते हो, सभी के लिए आवास बोल सकते हो। ठीक है। अब इसके मेन जो कंपोनेंट क्या है, क्या इसके टारगेट रहेंगे, वो चीज हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको इमेज में देखने से यहाँ पे पता चल ही रहा है कि इसका मेन फ्यूचर क्या है, मेन इसकी टारगेट क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको सभी वेदर के अंदर ऐसा मकान उपलब्ध करवाना जो चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम के अंदर वो क्या रहे, मुकाबला कर सके, हर परिस्थिति का मुकाबला कर सके, ऐसा कंपेटेबल मकान उनको उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ साथ में वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हो, वाटर की हो, पर्याप्त किचन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और टॉयलेट्स हो। टॉयलेट्स का तो मैंने आपको स्वच्छ भारत मिशन में भी पहले बता चुका हूँ। तो ये सुविधाएं उनको वहाँ पे उपलब्ध हो सके उस मकान के अंदर। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण जो है वो यहाँ पे हो पाए। अब वो कैसे होगा
कि जो भी जितने भी मकान बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जितने भी मकान बनाए जाएंगे वो सभी मकान जो भी परिवार की महिला सदस्य है उसके नाम पे होंगे। मतलब जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक किसके पास में होगा? महिला के पास में होगा। जो भी परिवार की वरिष्ठ महिला है, वयस्क महिला है, उसके पास में होगा। उसके अलावा बेटर क्वालिटी लाइफ होगी। अगर खुद का मकान है, खुद का अगर किसी के व्यक्ति के पास में भवन है, तो निश्चित रूप से उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी अच्छी होगी। ठीक है। और स्पेशली कहाँ पे होगी? अर्बन पुअर के अंदर, मतलब कि जो शहरी क्षेत्र के गरीब व्यक्ति हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बात की गई है। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, मतलब उनको पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सामाजिक और भौतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, उसको मजबूत करना। तो कुल मिला के ये 5 जो बेसिक हमारे टारगेट रहेंगे, और इन्हीं टारगेट के लिए अलग अलग क्या है, हम सब प्लान भी तैयार करेंगे, उप योजना जो है वो भी तैयार करेंगे। ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? एक तो ये किसकी जगह पे रखा गया है? इंदिरा आवास योजना की जगह पे। ठीक है। टैगलाइन क्या है? सभी के लिए आवास। ठीक है। और प्रारंभ कब की गई थी? 25 जून 2015 को। ये हर लाइन के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है डायरेक्ट। कोई इन जितना भी हमने इस स्लाइड के अंदर पढ़ा है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। हर जगह से संभावना बनती है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्ष 2022 तक, जैसे हमने स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत अभियान था, SBM, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने स्टार्टिंग में टारगेट कितना लिया था? 2019 तक। ठीक है। उसके 2014 से लेकर 2019 तक। इसी प्रकार हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमने टारगेट क्या रखा कि जैसे ही हमने, देखो यहाँ पे 25 जून 2015 को जैसे ही हमने योजना स्टार्ट की, तो उस टाइम पे ये टारगेट रखा गया देश के सामने कि 2022 तक जितने भी शहरी क्षेत्र हैं देश के, उनके अंदर जो भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको क्या करवाया जाएगा? घर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। अब वो घर कैसे होंगे? अब देखो आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, इसका मेन, देखो मेन टारगेट क्या था। जैसे आप देखते होगे अपने जो भी आप जिस भी शहर से हो, वहां पे आपने देखा होगा आज से 4 5 7 साल पहले वहां पे झुग्गी झोपड़ियां होती थी। अब उन झुग्गी झोपड़ियों में, एक तो इतनी दूर के अंदर ये झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पे लोग रहते थे। उन लोगों का ये नहीं पता कौन एक झोपड़ी के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब इस योजना के आने से फायदा क्या हो गया कि ये जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं इनको सबको तो हटा दिया यहाँ से, है ना? सबको तो हटा दिया और यहाँ पे ऐसी बिल्डिंगें बना दी, 4 फ्लोर की, 5 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंगें बना दी। अब इन बिल्डिंग के अंदर जो है वो एक फ्लैट चाहे 2 BHK है, 1 BHK, जैसी भी स्कीम्स चलती हैं उनके अकॉर्डिंग इनको पक्का मकान बना दिए, एक सोसाइटी प्रॉपर कर दी। एक तो इससे क्या हुआ? साफ सफाई हो गई, उनको प्रॉपर पक्का मकान बन गया, सिस्टमेटिक ढंग से सभी का रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड तैयार हो गया। ठीक है। तो इस योजना से काफी बेनिफिट हुआ है, स्पेशली जो महानगर है, अब जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, इनमें तो ये काफी पहले से ही योजनाएं चल रही थी स्टेट लेवल पे। ठीक है। तो अब क्या हुआ? कुल 2022 तक 20 लाख घरों का निर्माण का टारगेट रखा गया। ठीक है। जिसमें से स्पेशली 18 लाख जो है वो किसके लिए होंगे? झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए होंगे। ठीक है। बाकी की जो 2 लाख बचे वो किसके लिए हो जाएंगे? जो भी अन्य जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा हो जाएगा? आवासन एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है। तो ये चीजें आपको हर एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका जो टारगेट है वो कब तक रखा गया था, किस अवधि तक उसको चालू किया गया था? 2022 तक। हालांकि अभी इसको करंट में क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है कि भाई कब तक इसको अवधि को बढ़ा दिया है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? हिस्ट्री देख लिए, इसका टैगलाइन देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, मंत्रालय देख लिए है, और कब इससे चालू किया गया वो चीज़ हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब इस स्कीम को क्या किया हमने? टारगेट तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि 2022 तक हो जाएगा। ठीक है। परंतु 2022 तक इसमें क्या हुआ कि 2015 से लेकर 2022 तक ये चालू तो किया गया है इस टाइम पीरियड के लिए, पर हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टारगेट डिसाइड किए और छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हमने ब्रेक कर दिया, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना फुल 3 फेज के अंदर स्टार्ट की गई। ठीक है।
3 फेज के अंदर स्टार्ट की गई। अब सबसे पहली जो फेज है उसको हमने 2015 से लेकर मार्च 2017 तक चालू किया। इसके अंदर हमने टारगेट रखा कि जो 100 से अधिक शहर हैं उनके अंदर घरों का निर्माण किया जाएगा। मतलब फर्स्ट फेज के अंदर हमने 100 शहरों को चयन किया और कहाँ तक रखा, 2017 तक, 15 से 17 तक। सेकेंड फेज जो है वो 17 से 19 तक रखा गया और इसमें हमने टारगेट रखा कि 200 से अधिक घरों 200 से अधिक शहरों का के अंदर हम घरों का निर्माण करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, इसी प्रकार हमने फेज 3 के अंदर हमने टारगेट रखा कि 2019 से लेकर 2022 तक, यहाँ हमारी जो योजना थी वो खत्म हो रही थी उस टाइम पे, तो जो शेष बचे हुए शहर हैं 200 तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ही लिए, 100 यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। फिर जो शेष बचा हुआ काम है वो किस में करेंगे, थर्ड फेज के अंदर, लास्ट फेज के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको समय भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी मिशन है उसके अंदर फेज सेकंड के अंदर कितना टारगेट रखा गया, तो कितना रखा गया आपको ध्यान में रखना है, 200 शहरों का टारगेट रखा गया। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है एक बार वापस से आप देख लेना। अभी तक के जितने भी डाटा है हमने वो इसके अंदर इंक्लूड कर लिए दिसंबर 2022 तक के। फिर भी जब आपकी एग्जाम होगी 1-2 मई के आसपास में, जितनी भी योजनाएं हैं, एक्ट हैं और नियम हैं, उनमें कोई अमेंडमेंट होता है इसी दौरान के अंदर, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ले दे के आप मान के चलो कि जो अमेंडमेंट होंगे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब जब हम फेज की पढ़ चुके हैं तो उसमें हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसको स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जा रहा है, वित्तीय पोषण जो है, फाइनेंशियली इनको जो सहायता है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 अनुपात ध्यान में रखने हैं कि जो सामान्य राज्य हैं, जितने भी सामान्य राज्य हैं, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ऐसे क्षेत्र के अंदर जो अनुपात है वो केंद्र सरकार जो है वो 60% देगी और राज्य सरकार जो है वो कितना प्रतिशत देगी, 40% देगी। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा इसका, 3:2। ये इसका वित्तीय पोषण होगा सामान्य के अंदर। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो अनुपात है वो किसका है, ये जो अनुपात है ये किसका है, सामान्य राज्य का है। ठीक है, अब हम बात करें उत्तरी पूर्वी एवं हिमालय राज्य, ऐसे राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, स्पेशली पूरी क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे आपको मैं बताऊं कि मणिपुर हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और त्रिपुरा है, मेघालय है। ये जो राज्य हैं, जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, जो स्पेशली हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं, उसके अंदर जो है केंद्र सरकार का अनुपात कितना रहेगा, 90 और 10 का रेशियो रहेगा, मतलब 9:10 का रहेगा, 9:1 का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के अलग अलग अनुपात है। क्वेश्चन में जब भी आपको ये वित्तीय पोषण से संबंधित या फाइनेंशियल सहायता से संबंधित, हेल्प से संबंधित अगर कोई पूछेगा तो निश्चित रूप से वो ऐसे दिया जाएगा कि सामान्य राज्य के अंदर अनुपात कितना है या फिर उत्तरी पूर्वी हिमालय राज्य के अंदर कितना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि 2022 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको 7 साल हो गए हैं, सक्सेसफुल 7 साल इसके जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये चीज आपको यहाँ पे मेन मोटिव यही है, जैसे इमेज वगैरह जो इंक्लूड हम कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि आपको विजुअल के थ्रू, जो भी आपको डायग्राम है, इनके थ्रू आपको इजी याद हो जाए और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। अब जैसे ये पोस्टर आपने देख लिया तो आपको कल को ये पूछे कि कितने साल के लिए जारी की गई थी, कितने वर्षों के लिए जारी की गई थी, तो कितने वर्षों के लिए की गई है, 2015 से लेकर 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि हर कोई शामिल हो जाएगा, कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं। अब वो क्राइटेरिया जो है वो कैसे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले MIG, मतलब मीडियम इनकम जो ग्रुप है, मध्यम आमदनी का जो वर्ग है, उसको शामिल किया गया है। फिर किया गया है LIG का मतलब है कि अल्प आमदनी वाला वर्ग। ठीक है, और तीसरा जो वर्ग शामिल किया गया है वो किया गया है EWS का। ठीक है, तो कुल मिला के कितने जो है वो कैटेगरी डिवाइड की गई है लाभार्थियों के लिए या फिर जो भी इसका लाभ लेंगे उनके लिए, कुल मिला के 3 कैटेगरी जो है वो शामिल की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मध्यम आमदनी वाला वर्ग है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस MIG को भी 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहली जो श्रेणी है उसके अंदर रखा गया है जो 12 लाख से कम आय वाले व्यक्ति हैं,
ऐसे व्यक्ति जो 12 लाख से कम एनुअल इनकम उनकी है, वार्षिक आय जो है वो 12 लाख से कम है, तो उनको कितना उनको कितना मकान मिलेगा? 160 वर्ग मीटर, 160 मीटर स्क्वायर का जो फ्लोर एरिया है। ये ये जो 160 है आपको किसका दे रखा है? जो भी मकान का फर्श होगा, जो भी उसका फर्श जो है या फ्लोर जो है उसका एरिया मापा जाएगा। ये 160 वर्ग मीटर का उनको घर उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन सी के अंदर? एमआईजी के अंदर, मतलब मध्यम आमदनी वर्ग के वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय जो है वो 12 लाख से कम है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाती है एमआईजी के अंदर ही, कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जो वार्षिक आय है वो 12 लाख से तो अधिक है परंतु 18 लाख से कम है, मतलब इनकी आय कितनी है? 12 से 18 लाख के बीच में। ऐसे व्यक्तियों को 200 वर्ग मीटर का घर दिया जाएगा। ठीक है। जो 12 लाख से कम है उनको 160 दिया जाएगा, और जो 12 से 18 के बीच में जिनकी एनुअल इनकम है उनको कितना दिया जाएगा? 200 वर्ग मीटर दिया जाएगा। मैं आपको जो जो ये लाइन बता रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे सेंट्रल की एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सेंट्रल की मैंने पॉलिसी है। तो जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया या फिर रेलवे डी ग्रुप का हो गया, तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको विद डाटा रखने, ये जो डिजिट है 12 लाख, 18 लाख हो गए, 200 वर्ग मीटर हो गया, 160 वर्ग मीटर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से भी बाहर करा सकता है। ठीक है। अगर आप एक माइनस मार्किंग भी करते हो तो उससे भी फर्क पड़ेगा। यहाँ जो लड़ाई है ईओआरओ के अंदर वो पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है। आपको बहुत ही सचेतता के साथ में ये पूरा जो पेपर है वो करना है, सिलेबस पूरा कवर करना है। तो एमआईजी का हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 लाख, 2 कैटेगरी थी, 12 लाख की थी और एक 12 से 18 लाख की थी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं अल्प आमदनी वाला वर्ग, एलआईजी। एलआईजी के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम कितनी है? 6 लाख से कम। ठीक है। 6 लाख से कितनी है? 6 लाख से कम है। तो ऐसे व्यक्तियों को कितना मकान दिया जाएगा? 60 वर्ग मीटर का, मतलब 60 मीटर स्क्वायर का जो घर है इनको दिया जाएगा, जो अल्प आमदनी वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर हम देख ही रहे हैं कि 3 लाख से कम अगर वार्षिक आय है तो उनको कितना दिया जाएगा? 30 वर्ग मीटर का घर दिया जाएगा। आगे बात समझ में? तो कितनी कैटेगरी होगी? एक तो 30 वर्ग मीटर का हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए, एलआईजी के लिए कितना हो गया? 60 मीटर का। और अगर 12 लाख तक की कोई इनकम है, 12 लाख से कम है और 6 से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में 160 हो गया। और 12 से 18 लाख के बीच में कितना हो गया? 200 वर्ग मीटर हो गया। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। अब आपको ये इमेज यहाँ पे दिख रही है, इससे भी आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा कि इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव जो है, ये जो सबमिट है, 7 साल जैसे ही फिनिश हुए तो केंद्र सरकार ने एक सबमिट रखी और उसका आयोजन कहाँ किया गया? राजकोट के अंदर। ठीक है। राजकोट गुजरात के अंदर उसका आयोजन किया गया। ठीक है। मुख्य अतिथि इसके अंदर कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और 19 से 21 अक्टूबर को इसको आयोजित किया गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या मेन जो की पॉइंट कौन से थे इस फंक्शन के, कि एक तो देखो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है एलएचपी जो है इसको लॉन्च किया गया, मतलब कम लागत के अंदर अधिक मजबूत मकान बनाए गए। ठीक है। उसके अलावा नेशनल एग्जीबिशन ऑन इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, मतलब ऐसी कोई भी योजना किसी भी राज्य के द्वारा अगर चलाई जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, नवाचार जिसके अंदर है, तो उनको पूरे देश के सामने रखना। जैसे हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक कोरोना मॉडल फेमस हुआ था भीलवाड़ा का। ठीक है। तो उसको एक मिसाल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरे देश के सामने रखा गया था। न केवल देश के सामने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उसकी काफी प्रशंसा हुई थी। ठीक है। उसके बाद में एग्जीबिशन भी लगी थी इसके अंदर। ठीक है। और 3 डेज का ये जो प्रोग्राम हुआ था, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्क्लेव था 7 साल कंप्लीट होने पे वो कहाँ हुआ था? राजकोट के अंदर हुआ था, अक्टूबर 2022 के अंदर। ये ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ की पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो इस योजना को हमने देखा था कि 2015 से इसको स्टार्ट किया था और कहाँ तक किया था? 2022 तक। अब जैसे ये कॉन्क्लेव हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अक्टूबर के अंदर राजकोट में, राजकोट गुजरात के अंदर जैसे ही ये फंक्शन हुआ तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक
22 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो मकानों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इंक्लूड कर लिया जाएगा, जैसे आसपास के सोसाइटी तो निश्चित रूप से बना दी, पर आसपास के जो भी बिल्डिंग वगैरह है उनका विकास करना, प्रॉपर तरीके से उनका जो साफ सफाई का ध्यान रखना, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा अब ये जो योजना है इसको स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो मकान तो मिल ही रहा है, अब मकान के साथ साथ में शौचालय के लिए उनको क्या मिल रहे हैं, 12,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, जो इससे प्रीवियस सेशन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2024 का अगर इस योजना से कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है तो वो सबसे ज्यादा इसी की बनती है कि इसको बढ़ा के कब कितना कर दिया गया है। तो 31 दिसंबर 2024 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी अगर मकान का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाता है तो उसके लिए अनुदान कितना दिया जाएगा, 2.67 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में स्वच्छ भारत मिशन से कितने मिल जाते हैं, 12,000 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, और यह जो राशि है, यह जो अनुदान की राशि है, सब्सिडी अमाउंट जो है वो सीधा का सीधा जो भी लाभार्थी होगा, जिसको भी फायदा मिल रहा है, जिसको भी मकान मिल रहा है, उसके खाते में आएगा। ऐसे नहीं है कि बीच में कमीशन खा रहे कोई। आगे बात समझ में। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो सबसे पहले उसके जो भी व्यक्ति है जिसको मकान देना है उसके पास में पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से 2 मकान लेके बैठा है और जाके नया फॉर्म भर दिया उसने। ठीक है, और एक मैं आपको पहली स्लाइड में मैंने बता दिया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये योजना काम कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी मकान बनाया जाएगा उसका मालिकाना हक जो है वो वयस्क महिला के पास में होगा। जो भी परिवार की वयस्क महिला सदस्य है उसके पास में इसका मालिकाना हक होगा, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट इसके नाम पे होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ अलग से प्रावधान किए गए, ये तो थी मेन योजना, इसके साथ साथ में कुछ अलग से जो है वो प्रावधान किए गए हैं या फिर उसकी कुछ विशेषताएं हम बोल सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि एक तो ये मांग संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है। मांग संचालित का मतलब है कि अगर जब तक आपके गवर्नमेंट के पास में कोई व्यक्ति जाके ये नहीं बोल देगा कि मेरे को मकान चाहिए, घर पे आके कोई भी मकान नहीं देगा आपको। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि मांग संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है। अब ये आपको मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे जिसमें 3 कथन दे देते हैं। ठीक है, और उनमें से ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। ऐसे क्वेश्चन आजकल जो है वो इसका प्रचलन है, ट्रेंड में है आजकल ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसमें ये दे देंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना मांग संचालित है, ठीक है, यह स्वयं संज्ञान आधारित योजना है। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि मांग संचालित दृष्टिकोण पर आधारित है। और ये जितनी भी इस योजना के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। जो मशीनरी है, केंद्र सरकार की मशीनरी जो है वो इसमें लागू की जाती है, छोड़ के केवल और केवल सीएलएसएस को। सीएलएसएस हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी एक इसमें ध्यान रखना है, जियो टैगिंग स्टार्ट की गई है। जियो टैगिंग का मतलब है कि जो भी मकान बनाए जाएंगे उनका एक प्रॉपर जो है वो नक्शा बनाया जाएगा। ठीक है, और उनको भौगोलिक जो नक्शा है उसके अंदर पहचान दी जाएगी। ठीक है, भौगोलिक नक्शे के अंदर इसकी क्या की जाएगी, पहचान दी जाएगी। और इस पहचान के लिए एक इसरो द्वारा आयोजित भू प्लेटफॉर्म, जियो प्लेटफॉर्म है भुवन। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भुवन है और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा। मतलब कुल मिला के जैसे अपन गूगल मैप होता है वैसे इसरो जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, उसने एक जियो प्लेटफॉर्म बनाया है, भू प्लेटफॉर्म बनाया है। तो उसके अंदर क्या होगा, जो भी ये नए मकान बनाए जाएंगे उनका प्रॉपर नक्शा होगा, उनको हम देख सकते हैं मैप के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो ये भुवन है इसके बारे में आपको बताया गया है कि यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है और इसका जो उपयोग है ये किसके लिए किया जाएगा, मानचित्र संबंधी सेवाओं के लिए किया जाएगा। तो भुवन का ध्यान रखना है। और इसको डेवलप किसने किया था, इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत कुछ अलग से पहल की गई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ARHC, अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्सेज। मतलब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्या होगा, मकान जैसे ये बिल्डिंग बना दी, ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो रेंट पे रह सकता है।
अब जो ये रेंट देगा, जो भी ये क्या करेगा, किराया देगा, वो किराया मतलब एक तरीके से वो खुद के मकान की ही किस्त दे रहा है। जैसे हम लोन लेते हैं मकान के लिए, उस हिसाब से इनको रेंटल पे क्या किया जाएगा, मकान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है। हालांकि है जो स्कीम है इतनी इफेक्टिव नहीं रही है। अब जैसे आप कल परसों के ही अगर न्यूज़पेपर में देखोगे, राजस्थान पत्रिका के अंदर, तो आपको इसके बारे में डिटेल्ड जो भी आर्टिकल है वो देखने को मिलेगा इसके इसके रिगार्डिंग। ठीक है। उसके बाद में है वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी की चुनौती। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको एक तो मुख्य धारा के अंदर लाना। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि उनका आवश्यकता से ज़्यादा शोषण हो रहा है, सुबह शाम उनको फैक्ट्रियों में लगा रखा है। और एक क्या हो, उनको पर्यावरण के अनुकूल और आपदा अनुकूल मकानों का उपलब्ध करवाना। ये इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको सीएलएसएस के बारे में बता रहा था, तो सीएलएसएस हम डिस्कस कर लेते हैं कि यह जो सीएलएसएस है, सीएलएसएस एक साझा मंच है। इस सीएलएसएस के अंदर एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अथॉरिटी, जिसके अंडर में ये पूरी योजना है, ये शामिल है। उसके अलावा जो भी केंद्रीय नोडल एजेंसीज हैं, अलग अलग जो भी नोडल एजेंसी हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा प्राथमिक ऋण देने वाली संस्था, अब वो कोई भी बैंक हो सकती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकती है, फाइनेंशियल क्या हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकती है। ठीक है। और उसके अलावा जो भी नागरिक है, जो भी लाभार्थी है, उनको एक जगह इंटीग्रेट किया जाएगा, एक जगह करके, और फिर सीएलएसएस आवास पोर्टल जो है वो रखी जाएगी। अब इस आवास पोर्टल का फायदा या फिर काम क्या है, ये जो पोर्टल है इसके ऊपर लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नजर रखी जाएगी कि भाई व्यक्ति के जो अमाउंट है वो डायरेक्ट खाते में पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगर किसी ने कमीशन लिया है या नहीं लिया, ये चीजें जो है वो इससे पता चल सकेगी आसानी से। और कितने दिन के अंदर उनको भुगतान हो गए, ये सब चीजें जो हमारे सामने आ जाएंगी। अब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप एक बार, मैं वापस से कहूँगा कि वीडियो देख लेना। ये जो स्लाइड्स हैं आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो AK_edu sport के नाम से टेलीग्राम के अंदर। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो पहली स्लाइड थी उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था, 25 जून 2015 को। ठीक है। और कब तक किया गया इसको, 2022 तक। आ गई बात समझ में। और इसको बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है। और 2022 का जो कॉन्क्लेव था, 7th ईयर, जैसे 7 साल कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद में कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ पे रखा गया था, राजकोट के अंदर। और राजकोट कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। शुभारंभ कब हुआ था, 2015 25 जून। ठीक है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, और इससे ज्यादा इफेक्टिव मैटर ये रहेगा कि हम लाइव एक सेशन स्टार्ट कर दें एमसीक्यू के लिए। ठीक है। एमसीक्यू के लिए स्पेशली जो पॉलिटी वाला पोर्शन है और बी पार्ट के जो एमसीक्यू चैप्टर वाइज है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइव हम सेशन स्टार्ट कर दें जिसके अंदर हम, अब थ्योरेटिकल तो जितना डिस्कस होना था उतना हो ही गया बी पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू की एक सीरीज चला दें जिसमें हम डेली 10 से 15 क्वेश्चन चैप्टर वाइज ले लें, और उसको क्या करेंगे, कवर करते हुए चलें, डिस्कस करते हुए चलें। ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, उससे 3-4 क्वेश्चन और साथ में कवर हो जाएंगे। परंतु ज़्यादा इफेक्टिव मेरा ये मानना है कि लाइव करने से होगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका आंसर आए उधर से। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको ये लगता है तो निश्चित रूप से एक तो आपको ये करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। संख्या चैनल पे बढ़ नहीं रही है, और जितनी हमारी तरफ से मेहनत लग रही है उतना रिस्पॉन्स प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। आई बात समझ में। अगर यही चीज़ अगर आप 2,000 रुपये 5,000 रुपये, मतलब ऐसा जिस हिसाब से मैं कोर्स करा रहा हूँ, लगभग अगर मैं 5,000 रुपये रखता है इसके, तो भी आराम से सेल आउट होता। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि फ्री अगर कोई चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू कम है, समझ रहे हो आप।
अगर 5,000 रुपये देता तो ज़्यादा लोग जुड़ते। तो ये चीज़ आप पर है कि अगर ये सेशन लाइव स्टार्ट करना है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3,000 आदमी तो हों चैनल के ऊपर, लगभग 3,000 आदमी होंगे तो 100-200 जितना भी लाइव आ पाएंगे। तो आपको ये करना है कि जितने भी आपके आसपास के साथी हैं उनको शेयर करना है ये चैनल, और उसके बाद में हम लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी का ऐसा सीन है कि पॉलिटी के अंदर आपको मैं बताऊं, पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। लगभग आप मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के ही आने वाले हैं। कारण है उसका क्योंकि पॉलिटी एक्ट भी ऐसा पॉलिटी टाइप में ही है ये, ठीक है। और मेन जो काम होगा वो भी आपका किसके रिगार्डिंग होगा, लॉज के या नियमों के संबंधित होगा। तो पॉलिटी का आपका अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। हम क्या करेंगे कि एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद में एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। आगे बात समझ तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समय अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2015 के अंदर इसको स्टार्ट किया था, 2022 तक इसको डिसाइड किया गया था, परंतु अब क्या हुआ, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2024 तक कर दिया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य के वित्त पोषण का क्रमशः प्रतिशत बोल सकते हो या फिर अनुपात। अनुपात कितना डिसाइड किया, बेसिकली ये चीज आपसे पूछी। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी वित्तीय पोषण है इसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला तो है सामान्य के अंदर, सामान्य राज्य के अंदर, और दूसरा है हिमालय या पूर्वी जो राज्य है इनके अंदर। तो हिमालय वाला मैंने आपको बताया था, सॉरी सामान्य जो भी राज्य है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 60-40 का रेशियो रहेगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कितना देगी, 60% देगी, कोई भी अमाउंट होगा उसका। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है, जो भी राज्य सरकार है उनके द्वारा 40% वेतन का या फिर अमाउंट का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें या पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर कितना होगा, 90-10 का, ठीक है। गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा कितना दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 90%, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 10%, ठीक है। तो जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे सामान्य या हिमालयी राज्यों का नाम दे के पूछा जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 90-10 तो दे भी नहीं रखा ऑप्शन में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान का स्वामित्व किसके पास होगा। ये हम इसी वीडियो में तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। जो भी महिला व्यस्क सदस्य होगी परिवार के अंदर उसके नाम से ये मकान जो है उसका मालिकाना हक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम आय समूह द्वितीय को ऋण राशि में कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो हमने देखो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो भी अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2.67 लाख रुपए हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न में से किस श्रेणी को शामिल नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं का पूछा है यहाँ पे। तो हमने देखा था कि जो श्रेणियां हैं उनको हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक तो हो गया मध्यम आय वर्ग के लिए MIG, उसके बाद में हो गया जो भी अल्प आय है उसके लिए LIG और EWS, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी थी, उसमें भी हमने MIG को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक तो वो जो जिनकी 12 लाख से कम है, एक वो जो 12 से 18 लाख के बीच में जिनकी एनुअल इनकम है, ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। तो इसमें से देखो EWS तो है ही, MIG भी है और LIG भी है। तो ले दे के जो HIG है जिसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर लाइव सेशन का हम आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर लगभग आप 3,000 व्यक्ति करवा देते हो इधर उधर शेयर करके अपने साथियों के साथ में, तो निश्चित रूप से लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चंस वगैरह की मैं जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है RPSC के हो गए चाहे अधीनस्थ बोर्ड के हो गए,
टॉपिक वाइज कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके साथ में बी पार्ट के आपके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उन पे भी काम चल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर लाइव सेशन एमसीक्यू सीरीज चलानी है तो वो आप पे डिपेंड करता है पूरा, कि अगर आप शेयर करते हो तो निश्चित रूप से जल्द ही सेशन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित है, ठीक है, या फिर पार्ट बी से संबंधित है। पार्ट बी का अगर हम करेंगे तो चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर वाइज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि 360 डिग्री हम कवर कर लेंगे। इसके बाद में इतना हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया है, इतना हम एमसीक्यू लगा लेंगे, तो उसके बाद में मेरे को नहीं बचता, मेरे को नहीं लगता कि कुछ बचेगा। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को शेयर करना है, उसके बाद में हम जो है सीरीज रिलीज कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपनी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है आपकी, उसको कंटिन्यू रखिए और जोर शोर से जो है वो इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब तो उतना टाइम बचा भी नहीं है। अब तो ये मान के चलो कि जल्दी से अगर सिलेबस कर लोगे तो रिवीजन रिवीजन ही होगा 2 महीने में लास्ट के। ठीक है, तो धन्यवाद अभी के लिए और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।